आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। कई दिनों से आप अनुसूची और प्रश्नावली इन दोनों उपकरणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली के विधिवत अध्ययन के बाद में आपने अनुसूची का अध्ययन प्रारंभ किया। परिभाषा और विशेषताओं के साथ साथ आपने विभिन्न प्रकारों को जाना। आज आपके अध्ययन के क्रम में वह पड़ाव आ गया है कि आप अनुसूची और प्रश्नावली के अंतर को भली भांति समझें, ताकि भविष्य में अगर आप शोध करें तो आपको यह पता हो कि आपको कहाँ पर अनुसूची का प्रयोग करना है और कहाँ पर प्रश्नावली का। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ प्रश्नावली है। इन दोनों में अंतर जो स्थापित किया जाता है, उस अंतर स्थापित करने के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला आधार संरचना, दूसरा आधार संचालन और तीसरा आधार उपयोगिता। अर्थात अनुसूची और प्रश्नावली की संरचना में अंतर होता है। नंबर 2, प्रश्नावली और अनुसूची की संचालन विधि में अंतर होता है। नंबर 3, प्रश्नावली और अनुसूची की उपयोगिता के क्षेत्र अलग अलग हैं, पृथक हैं। सवाल उठता है कैसे? सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि अनुसूची और प्रश्नावली की संरचना संबंधी क्या क्या अंतर है। देखिए, प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम अपनी शोध समस्या के आधार पे यह निर्धारित करते हैं कि हमें प्रश्नावली का प्रयोग करना है या अनुसूची का प्रयोग करना है। अगर हमारी समस्या गंभीर है और विस्तृत है, गंभीर है और विस्तृत है, तो हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत जब हमारी समस्या साधारण है परंतु विशिष्ट है और सीमित है, तो हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। गंभीर है और विस्तृत है, यानी कि अध्ययन का प्रसार ज्यादा है। गंभीर है, आमने सामने की स्थिति में आंकड़ों का संग्रहण संभव नहीं है, समस्या संवेदनशील है। अनुसूची समस्या है, साधारण है स्वभाव में, संवेदनशीलता अनुपस्थित है, परंतु विशिष्ट है। विशिष्ट होगी तो एक सीमित क्षेत्र से संबंधित होगी, यानी कि आकार सीमित होगा। प्रश्नावली का आकार विस्तृत होगा, व्यापक होगा। समस्या गंभीर होगी, यहां पे समस्या अनुसूची में साधारण होगी परंतु विशिष्ट होगी। अब संरचना की दूसरे पक्ष पे आइए कि प्रश्नावली और अनुसूची में सम्मिलित प्रश्नों की रचना में भी अंतर होता है। जब हम प्रश्नावली में प्रश्नों की रचना करते हैं तो प्रश्न प्रायः लंबे और स्वव्याख्यात्मक होते हैं,
क्योंकि शोधकर्ता के मनोमस्तिष्क में यह बात रहती है कि जिस समय सूचनादाता इन प्रश्नों का उत्तर भरेगा तो वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद नहीं होगा। अतः सूचनादाता प्रश्न को आसानी से समझ सके, इसलिए स्वव्याख्यात्मक और लंबे प्रश्न सुस्पष्ट करते हुए निर्माण किए जाते हैं। लेकिन अनुसूची के प्रश्न निर्माण करते समय शोधकर्ता के मनोमस्तिष्क में यह बात रहती है कि अनुसूची उसे स्वयं भरनी है और शोधकर्ता अनुसूची भरते समय उपस्थित रहेगा, क्योंकि वही पूछेगा वही भरेगा। इसलिए प्रश्नों की संरचना इस बात को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। जैसे आप कहीं पे मौजूद हो तो आप ये सोचेंगे ना कि हम तो इस बात को एक्सप्लेन कर ही लेंगे, क्योंकि एक जगह आपको खुद ही बात को एक्सप्लेन करना है और एक जगह आप मौजूद नहीं हैं और आपकी लिखी हुई बात को समझा जाना है, तो वहां पे आप ये कोशिश करेंगे कि इसको उसी भाव में समझा जाए जिस भाव में हम पूछ रहे हैं। एक जगह आप उसकी व्याख्या करने के लिए स्वयं प्रस्तुत होंगे, अनुसूची में आप स्वयं प्रस्तुत होंगे, प्रश्नावली में आप स्वयं प्रस्तुत नहीं होंगे। संरचना संबंधी एक तीसरा बिंदु है भाषा। देखिए, प्रश्नावली का प्रसार व्यापक होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल द्वारा भेजी जाती हैं, डाक द्वारा भेजी जाती हैं। तो जब प्रसार ज्यादा होता है तो उसमें भाषा का चयन भी इस आधार पे हमें करना होगा कि उस भाषा को अधिकाधिक लोग जानते हों, जिनको हम भेजें वो उस भाषा का ज्ञान रखें। यानी कि हम जिस भाषा का चयन करते हैं वो सार्वभौमिक रूप से जिसकी एक्सेप्टेंस हो, जिसे सब लोग भली भांति रूप से जानते हैं। और अगर हम अनुसूची का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक सीमित और विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, तो उसकी भाषा स्थानीय भी हो सकती है। स्थानीय का मतलब उस जगह की भी हो सकती है जिस जगह पे हमें अनुसूची का प्रयोग करना है, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका जो प्रसार है वह एक सीमित क्षेत्र तक है। एक और यहाँ पे अंतर स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली और अनुसूची के अध्ययन के प्रसार में अंतर है कि प्रश्नावली का प्रसार दूर दूर तक किया जा सकता है, ईमेल के द्वारा, डाक के द्वारा, जबकि अनुसूची का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही होता है, एक सीमित रूप में ही होता है। इसके बाद संरचना के बाद आ जाते हैं हम संचालन कार्यप्रणाली पे कि संचालन संबंधी क्या अंतर पाया जाता है प्रश्नावली और अनुसूची में। जब हम संचालन पे आते हैं तो आप लोगों ने भली भांति जाना है कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता द्वारा भरे जाते हैं, जबकि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर स्वयं शोधकर्ता द्वारा पूछे जाते हैं और स्वयं शोधकर्ता द्वारा भरे जाते हैं। संचालन संबंधी यह प्रमुख अंतर है। अनुसूची में जो स्थिति होती है वो फेस टू फेस होना अनिवार्य होती है, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने की स्थिति। अब यहां पे देखिए कि समय, श्रम और धन, इन तीन बिंदुओं के आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में समय, श्रम की बचत होती है, जबकि अनुसूची में
आपको श्रम भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, क्योंकि आपको सारा कार्य स्वयं करना है, स्वयं भरना है। इसलिए इसके बाद आप देखिए उस दिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा आया था कि प्रश्नावली और अनुसूची के जो सूचनादाता होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रश्नावली का प्रयोग हम सिर्फ शिक्षित लोगों पर कर सकते हैं, जबकि अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित और बच्चों दोनों पर किया जा सकता है। अनुसूची का प्रयोग आप अशिक्षित पे भी कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग आप सिर्फ शिक्षित लोगों पे कर सकते हैं। अध्ययन के स्वरूप में भी अंतर नजर आता है। प्रश्नावली में उत्तरदाता के समक्ष प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं होता, तो यह स्वाभाविक है कि उत्तरदाता वास्तविक उत्तर देगा, स्वाभाविक उत्तर देगा। जबकि अनुसूची भरते समय शोधकर्ता सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित होता है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो स्वाभाविक नहीं प्राप्त होते। विश्वसनीयता और वैधता में भी अंतर है। अनुसूची को अधिक विश्वसनीय और अधिक वैध माना जाता है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उपस्थित होता है और वह यह सुनिश्चित कर लेता है कि ये जो उत्तर दिए गए हैं ये सूचनादाता द्वारा ही उत्तर दिए गए हैं। जबकि प्रश्नावली में यह निश्चित करना कठिन होता है कि ये जो उत्तर दिए गए हैं ये सूचनादाता द्वारा दिए गए हैं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्नावली और अनुसूची में मूलभूत रूप से अंतर पाया गया वो 3 प्रकार का अंतर पाया गया। संरचना संबंधी, संचालन संबंधी, उपयोगिता संबंधी। संरचना में आप लोगों ने सुना कि समस्या के स्वरूप में क्या अंतर रहता है दोनों में, प्रश्नों की रचना में क्या अंतर रहता है, प्रश्नों की भाषा में क्या अंतर रहता है, अध्ययन के प्रसार में क्या अंतर रहता है। संचालन के लिए आप लोगों ने पढ़ा कि शोधकर्ता और प्रश्नकर्ता के बीच में प्रश्नावली और अनुसूची में क्या क्या संबंध रहते हैं। तत्पश्चात आपने ये जाना कि प्रश्नावली और अनुसूची की उपयोगिता किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार की है, यानी कि अशिक्षित व्यक्ति के लिए अनुसूची उपयोगी है और शिक्षित व्यक्ति के लिए प्रश्नावली उपयोगी है। इस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची में जो मूलभूत रूप से अंतर थे वो पूर्ण होते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई संदेह या शंका या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुराधा, विनीता, क्या 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 फिर से बोलिए, धीमे धीमे बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, धीमे धीमे बोलिए। हाँ, आपके लफ्ज एकदम कट रहे हैं। आप क्या बोल रही हैं? प्रश्नावली, प्रश्नावली की जो सफलता है, हाँ, देखिए प्रश्नावली की सफलता प्रश्नावली की गुणवत्ता पे निर्भर करता है। यह कथन दोनों ही जगह पे लागू है, ठीक है, लेकिन प्रश्नावली का उपयोग आप केवल शिक्षित व्यक्तियों पे कर पाएंगे, ठीक है। किसी सफलता के साथ साथ प्रश्नावली की जो कार्य पद्धति है उस पे भी गौर करना है कि प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों पे होगी, प्रश्नावली वहां पे होगी जहां पे समस्या का विस्तार और गहनता ज्यादा होगी, और प्रश्नावली
की जो संचालन पद्धति है, यानी कि प्रश्नकर्ता स्वयं उत्तरदाता के सम्मुख उपस्थित नहीं है, प्रश्नावली उपस्थित है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि उत्तर उसे स्वाभाविक मिलता है क्योंकि वह प्रश्न स्वयं नहीं सामने पूछ रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे इसकी हानि भी है। हानि ये है कि जब प्रश्नकर्ता स्वयं मौजूद नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, तो यह भी संभव है कि उत्तरदाता या सूचनादाता स्वयं सारे उत्तर ना दे, किसी और से भरवा दे, ठीक है, या किसी से पूछ के भर दे। तो जब उसके उत्तर कोई और भर देगा या किसी और से पूछ देगा तो उसकी विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है, इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक, देखिए ये एक संचालन प्रणाली संबंधी अंतर है। उपकरण तो गुणवत्ता पे निर्भर ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना होगा। समझने वाली बात क्या है, तो उसकी संचालन पद्धति। अगर उत्तरदाता तत्पर है, अगर उत्तरदाता अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे रहा है, ठीक है, किसी से पूछ नहीं रहा है, तो उस स्थिति में प्रश्नावली विश्वसनीय और वैध हो जाएगी। लेकिन अमूमन क्या होता है कि प्रश्नावली जब भेजी गई तो हम ये भी निश्चित नहीं कर पाते कि प्रश्नावली उसी व्यक्ति ने भरी है या किसी और से भरवा के भेज दी है, जबकि अनुसूची में हम 100% श्योर होते हैं। श्योर क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके सामने मौजूद होते हैं, हमारी उपस्थिति में हम खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, हम खुद ही उसको भर रहे हैं, इसलिए हमें यह विधिवत जानते हैं कि यह उत्तर उस सूचनादाता द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन हो सकता है वो स्वाभाविक ना दिए गए हों, वो बनावटी हो गए हो। क्यों बनावटी हो गए हो? क्योंकि प्रश्नकर्ता उसके सम्मुख उपस्थित था। हो सकता है उसने प्रश्नकर्ता के व्यवहार को देखते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर बदल दिए हो, वहां पे ये संभावना रहती है, ठीक है। प्रश्नावली में जब उत्तरदाता मौजूद नहीं रहता है तो वहां पे स्वाभाविकता और वास्तविकता तो बढ़ जाती है, लेकिन यह संदेह पैदा हो जाता है विश्वसनीयता और वैधता को लेकर के। अनुसूची में विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है तो स्वाभाविकता और वास्तविकता में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये उल्टा चलता है मामला। समझ में आया आपको? ठीक ठीक। सीबी हरिकांत राय, ठीक। कृपा, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, मधु, मनीषा कुमारी, पूनम कुमारी, क्या 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 अनुसूची? समय, अनुसूची में समय, धन और श्रम ज्यादा लगता है। देखिए समय जब आप स्वयं जाकर के भरेंगे, जैसे आप समझिए आपको 100 लोगों का प्रश्नावली से और 100 लोगों का अनुसूची के माध्यम से आपको सर्वे करना है। आपने एक दिन में सब लोगों को ईमेल कर दिया, 100 प्रश्नावली चली गई और आप लोगों ने कह दिया कि 7 दिन के अंदर कृपया आप इनको भर के भेज दीजिए, ठीक है। संभवतः 7 दिन में हम ये मान के चल रहे हैं कि सब लोगों के जवाब आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप पुनः उनको प्रेषित कर देंगे। तो इसमें सिर्फ ईमेल करने का ही तो श्रम आपको लगा और तो कोई श्रम लगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आपने अनुसूची से आपको स्वयं सूचनादाताओं के पास तक जाना पड़ेगा। उन्हीं 100 सूचनादाताओं के पास तक आप गए, आपने उन प्रश्नावलियों जाने आने में जो आपका धन और समय खर्च हुआ सो अलग, आप स्वयं उनको भरेंगे उन प्रश्नावलियों को तो आपका श्रम भी अतिरिक्त खर्च होगा। और उसके बाद में आप एक दिन में कितनी प्रश्नावलियों को भर पाएंगे ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ प्रश्नावली है जिसे कि आपने प्रेषित कर दिया, सूचनादाता ने स्वयं भर के भेज दिया, और अनुसूची चूंकि स्वयं भरनी पड़ती है और सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित होकर के भरनी पड़ती है, तो इसलिए समय, धन और श्रम तीनों चीजें ज्यादा लगती हैं, ठीक है।
सोनी कुमारी, रोशन कुमार, जी जी। देखिए अनुसूची जो है, अनुसूची में जब शोधकर्ता ही प्रश्न करेगा तो सामने वाला शिक्षित हो, अशिक्षित हो या बच्चा हो, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शोधकर्ता प्रश्न करेगा, जो वो जवाब देगा उसको शोधकर्ता ही अनुसूची में भरेगा। लेकिन प्रश्नावली में सूचनादाता को उत्तर स्वयं लिखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित लोगों पर ही काम कर सकती है, बच्चों और अशिक्षित में काम नहीं कर सकती। हालांकि इसके लिए चित्रित प्रश्नावली का एक प्रकार विकसित किया गया, लेकिन चित्रित प्रश्नावली में जो चित्र होते हैं वो सभी लोग समान रूप से समझें, यह संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए यह समझिए कि जो अनुसूची है, चूंकि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर शोधकर्ता द्वारा ही पूछे जाते हैं, शोधकर्ता द्वारा ही भरे जाते हैं, अर्थात जो सूचनादाता है ना उसे पढ़ना है और ना उसे लिखना है, तो उसे सिर्फ जो पूछा जा रहा है, सरल भाषा में जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर दे देना है, और उस उत्तर को सुन के शोधकर्ता द्वारा यथोचित स्थान पर लिख देना है। इसलिए जो अनुसूची का प्रयोग है वो शिक्षित लोगों के साथ साथ अशिक्षित और बच्चों पर भी सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक ठीक। स्वीटी कुमारी, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे ऑनलाइन कक्षा संचालन स्थगित रहेगा। अगले दिन हम लोग पुनः इसी समय पर एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।